नमस्कार। चर्चा प्रोग्राम में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस साल हम गिरमितिया मजदूरों के आगमन की 186वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और सभी लोग जानते हैं 2 नवंबर आम छुट्टी का दिन है। उन गिरमितिया मजदूरों के लिए जो कि हमारे पूर्वज रहे हैं और जिनका देश के आर्थिक व सामाजिक विकास में अहम योगदान रहा है। तो आज की चर्चा उन्हीं मजदूरों को, भारतीय मजदूरों को समर्पित है और आज हम बात करेंगे हमारे पूर्वजों की विरासत पर। अभी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड की तरफ से शोधकर्ता किरण चट्टू जानकी। नमस्कार। नमस्कार। और साथ में हैं नताशा खेदू रामचरितर। आपको भी नमस्कार। नमस्कार। आप दोनों का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे पूर्वजों की जो विरासत रही है। आज देश जिस मुकाम पर पहुंचा है उसके पीछे हमारे पूर्वजों का अभूतपूर्व योगदान रहा है। उन्होंने अपने खून पसीना बहाकर मॉरिशस को कह सकते हैं आज का आधुनिक देश बनाया है। तो किरण जानकी जी, हम हमेशा से यही सुनते आए हैं कि हमारे पूर्वजों ने बहुत दुख झेला है। जो उपनिवेशक लोग रहे हैं उन लोगों ने गुलामी के बाद इन लोगों को, गिरमितिया मजदूरों को मॉरिशस लाए। तो हमें थोड़ा सा बताइए किस स्थिति में वे लोग मॉरिशस पहुंचे थे। जी करुणा, मॉरिशस में इंडेंचर सिस्टम, जो शर्तबंद मजदूरी हैं, वो उस समय शुरू हुआ जिस वक्त ग़ुलामों का उन्मूलन हुआ, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। ये लगभग 1834 की बात थी और मॉरिशस में शक्कर उद्योग इतनी तेज़ी से वो फैल रहा था। ये मॉरिशस की इकोनॉमी का एक स्तंभ था। तो लेबर फोर्स, मज़दूरों को रिप्लेस करने की ज़रूरत थी। जब एबोलिशन ऑफ स्लेवरी हुआ तो मज़दूरों की ज़रूरत थी। तो बरतानी हुकूमत ने उस वक्त ये तय किया कि इंडेंचर सिस्टम को लागू करें और मॉरिशस एक स्ट्रैटेजिक जगह पर था हिंद महासागर के बीच। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मॉरिशस में ये पहला प्रयोग करें, क्योंकि उनके तो और सारे कॉलोनीज़ थे। यहाँ पर लगभग आधे मिलियन लोगों को लाया गया शर्तबंद मजदूरी प्रणाली के तहत और ये सिस्टम बहुत ही सफल रहा। इसको ग्रेट एक्सपेरिमेंट नाम दिया गया, जिसकी वजह से आज आप्रवासी घाट एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये सिस्टम यहाँ पर सफल हुआ और इसके बाद ही इसको अन्य कॉलोनीज़ में जारी रखा गया और इस तरह से पूर्वजों का आना इस देश में बहुत ही सफल रहा। उनका यहाँ पर आना बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ। तो किरण, आप हमें बताएंगे कि हमारे पूर्वज जब मॉरिशस आए थे तो वे लोग किस कठिन सफ़र से होकर आए थे। मॉरिशस आने के लिए उनको लगभग 2 महीने लगते थे, क्योंकि जिस तरह के जहाज़ आज हैं वैसे तो थे नहीं और जहाज़ काफ़ी खचाखच भरा हुआ करता था। लोगों को साफ़ सफाई की कमी थी जहाज़ में। ताज़े फल सब्ज़ी भी नहीं थे, इस वजह से उनको स्कर्वी जैसी बीमारियां हुआ करती थी और कुछ लोगों ने जहाज़ में ही दम तोड़ दिया और उनके शवों को समुद्र में ही छोड़ना पड़ा। जो लोग महामारी के साथ मॉरिशस में आए, काफ़ी एपिडेमिक का ज़माना चल रहा था, तो उनको क्वारंटाइन में रखा गया फ्लैट आइलैंड में। और जिन लोगों को बस ऐसी ही कुछ बीमारी थी उनका इलाज किया गया आप्रवासी घाट इमिग्रेशन डिपो पर, जहाँ पर एक हॉस्पिटल ब्लॉक भी हुआ करता था। अच्छा, तो हम सभी जानते हैं जब हम आप्रवासी की बात करते हैं तो उस ज़माने में हिंदू के साथ साथ तमिल, तेलुगु और साथ में जो मुसलमान लोग भी थे वे सभी हमारे पूर्वज हैं, वे भी साथ में आए थे। तो किरण जी, हमें थोड़ा सा बताइए किस किस प्रांत, भारत के किस किस प्रांत से उन्हें लाया गया था। जी हाँ, पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि 97% भारतीय थे, 97% से कुछ अधिक ही। इसके बाद कोमोरो, अफ्रीका, माडागास्कर से लोग आए शर्तबंद मजदूरी के तहत। और भारत के जो 97% लोग थे वो मद्रास राज्य, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कलकत्ता, इन सभी राज्यों से आए और इसी वजह से आज मॉरिशस में गुजरात से भी थे। एक मल्टीकल्चरल भारत देखने को मिलता है, जहाँ पर तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, तेलुगु, उर्दू सभी एक एक साथ जुटे हैं। बहुसांस्कृतिक, जी इसीलिए हाँ। हमारा देश जो है आज एक बहुसांस्कृतिक देश है।
तो चूंकि भारतीय जो गिरमिटिया मजदूर रहे हैं, सबसे पहले वे लोग आप्रवासी घाट में उतरे थे, तो बेशक हमारे लिए ये स्थल जो है एक ऐतिहासिक स्थल है। जी बिल्कुल। आज प्रवासी घाट को क्यों वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है, इसलिए क्योंकि उस ज़माने में जब दास प्रथा का उन्मूलन हुआ तो अंग्रेज़ों ने मॉरिशस को पहला देश चुना वो ग्रेट एक्सपेरिमेंट इंडेंचर सिस्टम को एक्सपेरिमेंट करने के लिए। सभी जानते हैं कि जो आप्रवासी हैं वे लोग आप्रवासी घाट पर उतरे थे। पहले ये कूली घाट से भी जाना जाता था, बाद में इसे आप्रवासी घाट नाम दिया गया। तो हमारे लिए ये जो आप्रवासी घाट हैं, हम जानते हैं कि वहाँ पर 48 घंटों तक इन गिरमिटिया मजदूरों को रखा जाता था। फिर वहाँ क्या क्या होता था, प्रक्रियाएं क्या होती थी? जी हाँ, जैसे वो जहाज़ से उतरते थे, 16 सीढ़ियों को चढ़कर आप्रवासी घाट में प्रवेश करते थे। सबसे पहली बात ये होती थी कि उनको स्नान करने के लिए एक जोड़ा कपड़ा दिया जाता था, जिसके जो स्नान करने के बाद वो पहनेंगे। शौचालय और स्नान घर सबसे पहले मिलता है जैसे ही आप आप्रवासी घाट में प्रवेश करते हैं सीढ़ियों से। और उसके बाद एक रसोई है जहाँ पर उनको उनके लिए खाना बनता था, और खाने के लिए उनको दिया जाता था दाल, चावल और सॉल्टेड फ़िश। और इसके बाद कम से कम 2 दिन वो वहाँ रहते थे, जब तक कि उनका पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कार्य पूरा ना हो जाए। अगर आप बीमार हैं तो आपको चिकित्सा सेवा दी जाएगी। और वहाँ पर एक पूरा एक शेड था जहाँ पर उनको उनके रहने के लिए प्रबंध था। और ये जानना ज़रूरी है कि आज आप्रवासी घाट का सिर्फ 1/3 भाग बचा हुआ है। 2/3 भाग मोटोवे के उस पार हुआ करता था, जो मोटोवे के निर्माण और बस स्टेशन के निर्माण के दौरान उसका विघटन कर दिया गया। तो इस तरह से 2 रात बिताने के बाद उनके जो शक्कर कोठी के मालिक हुआ करते थे, वो उनको विभाजित करते थे कि कौन किस शक्कर कोठी में जाएगा। मॉरिशस भर में अलग अलग शक्कर कोठी होते थे, वे वहाँ जाते थे। लेकिन सबसे पहले शक्कर कोठी में जहाँ पर वो गए वो था फुलियार। फुलियार वो पहली शक्कर कोठी है जहाँ पर भारतीय मजदूरों को ले जाया गया था। और जैसे कि किरण ने बताया कि 48 घंटों तक यहाँ आप्रवासी घाट पर उन्हें रखा जाता था। फिर उसके बाद अलग अलग स्थानों पर उन्हें ले जाया जाता था। तो फुलियार के अलावा आप एक आध और शक्कर कोठियों का नाम हमें बताएंगे जहाँ जहाँ हमारे पूर्वज गए थे? जी हाँ, उत्तर में काफ़ी शक्कर कोठियाँ हैं, जैसे फोबाक, फुलियार, लाबूदुने, मापू। और इसके अलावा थ्रियानो भी हैं जो एक नेशनल हेरिटेज है। थ्रियानो बाराक्स वो अभी भी वैसा ही है। यूनियन वेल है। फ्लक में काफ़ी बेलमॉ का जो पुराना शक्कर कोठी है, पुराना शुगर मिल, उसके मलबे अभी तक हैं। उसके बचे कुछ भाग हैं, वो भी एक नेशनल मॉन्यूमेंट है। तो इस तरह से पूरे मॉरिशस में शक्कर कोठियाँ हुआ करती थी। पूरे टापू पर कह सकते हैं कि पूर्वजों की छाप पाई जाती हैं। उन्हीं पूर्वजों की याद में 2 नवंबर को आम छुट्टी का दिन घोषित किया गया है, आभार स्वरूप कहेंगे। और तो किरण चित्तू जी, अक्सर हम कहते हैं, हमने पढ़ा है, सुना है कि हमारे पूर्वजों ने बहुत दुख उठाया था। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा शायद इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पूर्वज के वंशज हैं, जो हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी हैं, उन्होंने उनको संघर्ष करते हुए देखा है। किस तरह से दरिद्रता में जीते थे, किस तरह से बच्चों का लालन पालन कितना कठिन था, आर्थिक स्थिति कितनी मुश्किल थी। लेकिन इसके अलावा जब आप कागजात में रिसर्च करेंगे, शोध कार्य करेंगे, तो आपको पता लगेगा किस तरह से ठोस प्रमाण है इसके कि जब वो यहाँ आए तो उनके काम करने के शर्त कितने कठिन थे। 3 मुख्य बातें थी। डबल कट सिस्टम, पहला मतलब अगर आप बीमार हो गए तो आपको सिक लीव का कोई प्रावधान नहीं है, आपको छुट्टी लेने की अनुमति नहीं है। अगर आप छुट्टी लेते हैं तो आपके 2 दिन का पगार कट जाता है, और पगार कटने के बाद 2 दिन आपके कॉन्ट्रैक्ट में जोड़ दिए जाते हैं। मतलब 5 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट था जो कभी ख़त्म ना होने वाला था। तो इस तरह से उनको दाव पेंच इस्तेमाल करके उनको यहाँ पर मजबूरन उनको काम करना ही पड़ा, उनके पास और कोई चारा नहीं था। दूसरा ये कि शनिवार और रविवार के दिन भी उनको काम करना पड़ता था, जबकि उस ज़माने में रविवार को सभी छुट्टी पर होते थे, अन्य कॉलोनीज़ में भी। तो यहाँ उनको रविवार के दिन भी काम करना पड़ता था। और तीसरी बात,
अगर आपका काम ऐसा हो जिससे उनको संतोष ना हो, अगर वो जानबूझकर आपको परेशान करना चाहते हो, तो उनको ये अधिकार, वो इस तरह से अपना अधिकार मानते थे कि वो आपको अपमानित करें सबके सामने खेतों में। तो इस तरह से उनको अपमानित किया गया, उनका अधिकार हड़प लिया गया और उनके साथ अत्याचार की गई। बिल्कुल। सातों दिन वे लोग काम करते थे, सुबह से शाम तक कह सकते हैं, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने अपना परिश्रम जारी रखा। और किरण कह सकते हैं कि आज हम पूर्वजों के वंशज हैं। क्या सभी जो भारतीय मजदूर थे वे सभी मॉरिशस में बस गए या कुछ लोग वापस भी गए थे भारत? बहुत कम लोग थे जो वापस भारत गए, लेकिन ज़्यादातर मॉरिशस में बस गए, क्योंकि वो इतने मेहनती, इतनी परिश्रमी थे कि वो मॉरिशस में रहना, उन्होंने ऐसा एक आजीविका ही कमा लिया, एक ऐसी ज़िंदगी बसा ली कि उनको फिर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उनका परिवार बस गया। और ये तो थे ग्रामीण इलाकों में, मतलब शक्कर कोठियाँ गाँवों में बसती थी। लेकिन आज जब हम आप्रवासियों की बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है आप्रवासी घाट का, इस पर भी बात करना ज़रूरी है, इस पर ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो इस बात का इम्प्लिकेशन धारण करता है कि आपको कुछ कमिटमेंट्स का पालन करना है, और वो कमिटमेंट्स ये हैं कि आपको शोध कार्य करते रहना है। आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड इसी दिशा में कार्य कर रहा है, और आप्रवासी घाट को लेकर और उसके इर्द गिर्द जो इलाका है, जो बफर ज़ोन है, और वहाँ पर उस बफर ज़ोन के अंतर्गत जो हेरिटेज स्ट्रक्चर्स हैं, उस पर व्यापक रूप से आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड शोध कार्य कर रहा है। आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, प्रयास कर रहा है ताकि हमारे पूर्वजों की जो विरासत है उसे संजो कर रखा जाए। इसी दिशा में संरक्षण, कंजर्वेशन का कार्य किया जा रहा है। तो नताशा, में आप थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरह से कार्य किया जा रहा है या क्या क्या कार्य हुआ है अब तक? प्रवासी घाट के आसपास जिसको हम बफर जोन कहते हैं प्रोटेक्टेड जोन, ये इस जोन का होना हर एक विश्व विरासत स्थल के लिए बहुत अनिवार्य होता है। ये यूनेस्को द्वारा जारी किया गया है। और प्रवासी घाट के बारे में जब हम बात करते हैं, उसके इर्द गिर्द जितनी भी जो गतिविधियां होती हैं, जो उस समय हुआ करता था, आज भी वो गतिविधियां जारी हैं। तो इस आज के समय में जब हम प्रवासी घाट के बारे में बात करते हैं तो देखते हैं कि पोर्ट्रिस राजधानी को विकसित करने में प्रवासी घाट की एक बहुत बड़ी भूमिका है। दोनों में एक प्रकार की कनेक्टिविटी है। क्यों ऐसे कह रही हूँ? क्योंकि उस ज़माने में जब प्रवासी घाट में बड़ी संख्या में शर्तबंद मजदूर आने लगे, तो अन्य प्रकार की जो आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियां हैं वो भी बढ़ने लगी, की शुरुआत होने लगी। और धीरे धीरे पोर्ट्रिस में बहुत सी इमारतों को बनाया गया। और जो व्यापारी थे उस समय के, जो हम उनको मर्चेंट्स और ट्रेडर्स कहते थे, वे प्रवासी घाट के इर्द गिर्द में बसने लगे। तो जो ये सब जो इमारतें हैं आज उस ज़माने के जो ब्रिटिश काल के थे, वो अभी भी जो उन इमारतों को हम आज भी देख सकते हैं पोर्ट्रिस में। तो उन इमारतों को कंसर्व करना, उनकी संरक्षण करना हमारे मैंडेट में आ जाता है। इसलिए उस प्रवासी घाट के जो आसपास की जितनी भी इमारतें हैं, जितनी भी गतिविधियां हैं, जितने भी लोग रहते हैं, हमारी जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ हम बहुत काम करते हैं। हम उनको जितने भी परियोजनाएं हम चलाते हैं प्रवासी घाट में, हम उनको उस परियोजनाओं में, उन रेगुलेशंस में शामिल करते हैं। और हर साल एक कंसल्टेटिव कमेटी का आयोजन करते हैं, जिसके दौरान हम उनको आमंत्रित भी करते हैं। विश्व विरासत सूची में आने के बाद प्रवासी घाट का एक प्रोटेक्टेड जोन, जैसे मैंने अभी कहा, का होना बहुत अनिवार्य हो जाता है। और इस प्रोटेक्टेड जोन में इसकी रक्षा करने के लिए एक प्लानिंग पॉलिसी गाइडेंस को स्थापित किया गया है। तो हम देख रहे हैं कि राजधानी में अभी भी बहुत से विकास कार्य हो रहे हैं। हाँ। वहाँ पर मेट्रो के भी कार्य चलाए जा रहे हैं। तो ऐसे में आप्रवासी घाट की रक्षा किस तरह से की जा रही है? ये तो जैसे आपने अभी आपने कहा, मेट्रो के प्रोजेक्ट हैं, और
इस प्रकार के प्रोजेक्ट, लार्ज स्केल प्रोजेक्ट बहुत आ रहे हैं, तो उस बफर ज़ोन को सुरक्षित करने के लिए बहुत सी कंसल्टेटिव कमिटीज़ हो रहे हैं हमारे स्टेक होल्डर्स के साथ, और जो खासकर जो इस जोन में रहते हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जिनके जो बिज़नेस चलाते हैं बफर जोन में, हम उनको इस तरह के कंसल्टेटिव कमिटीज़ में शामिल करते हैं। इसे एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाने के लिए आप लोगों ने क्या क्या मेहनत की है? यूनेस्को की किन मांगों को पूरा किया है आप लोगों ने? विश्व विरासत सूची में आने के लिए हमने बहुत ऐसे जो कंजर्वेशन वर्क किए हैं, जो अप्रवासी घाट, जो जैसे अभी किरण ने बताया, वो जो आज के जो अप्रवासी घाट आप देखते हैं उस इमारत को, वो पहले ऐसा नहीं था, बहुत बड़ा था, विशाल था। तो समय के साथ जो विकास कार्य होने लगे तो उसको नष्ट कर दिया गया। जो बचे हुए जो इमारत थे उसका संरक्षण किया गया, कंजर्वेशन वर्क किया गया, और ये सब हमारे जो इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स थे उनके द्वारा किया गया। और हमने एक नॉमिनेशन डोसिए भी तैयार किया था, एक मैनेजमेंट प्लान भी तैयार किया था। ये सब कुछ हमें यूनेस्को को भेजा, तब जा कर के उन्होंने देखा कि ये स्थल क्यों ज़रूरी है इसको विश्व विरासत सूची में लाने के लिए। तो नताशा जी, जैसे कि यूनेस्को की मांग पर आप लोगों ने सभी आवश्यकताओं जो हैं उनकी पूर्ति की, और अब जबकि विश्व विरासत सूची में दर्ज हो गई है, तो क्या यहाँ पर जो आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड है उसका कार्य यहीं पूरा हो जाता है या अन्य परियोजनाएं भी हैं जो चलाई जा रही हैं? नहीं करुणा जी, ये जो कार्य आप बता रहे हैं ये यहाँ पर समाप्त नहीं होता है। ऑन द कंट्रेरी, ये उसको चलाना जारी रखना चाहिए, क्योंकि यूनेस्को की मांग है कि हर एक विश्व विरासत स्थल को अपना एक मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए, जो हर 5 साल को हम अपडेट करते हैं, और हमें नई परियोजनाओं को प्रस्तुत करना पड़ता है। जितने भी ये जो कंजर्वेशन वर्क्स होते हैं हमारे जो प्रवासी घाट पर जो इमारत हैं अभी, वो यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। शर्तबंद मजदूरी ये देश में कब तक चला है? ये गिरमिटिया मजदूरी शुरू हुआ 1834 को, और लगभग 1910-1920 में ये ख़त्म हुआ। और इसके तहत मॉरिशस की आर्थिक व्यवस्था काफ़ी दूर तक उन्होंने इसको पहुंचाया, काफ़ी वृद्धि हुई इसमें, और देश का नक्शा ही उन इंडेंचर का ख़त्म होते होते देश का पूरा नक्शा ही बदल चुका था। अतीत की बात है ये, पर क्यों आज भी हमें स्मृति को मनाना चाहिए, स्मृति को इतना महत्व देना चाहिए? एक उदाहरण लेते हैं एक पेड़ का। एक पेड़ फलता फूलता इस वजह से है क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। आपको उसकी जड़ों को सींचना चाहिए। तो हम भी वैसे ही उन्हीं पेड़ों के फल और फूल हैं जिनके जड़ों को आपको सींचना है। और हमारी जड़ें हैं हमारे पूर्वज, हमारी परंपराएं, हमारी धरोहर। इसीलिए हमको चाहिए, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, हम अपने इतिहास को जानें, अपने बच्चों को उसके बारे में ज्ञान दें, और अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं, जिसे हम अमूर्त विरासत कहते हैं, उसका संरक्षण करें, उसको बढ़ावा दें और उसको पीढ़ी दर पीढ़ी उसको पहुंचाएं, क्योंकि यही हमारी पहचान है, यही हमारी अस्मिता है। और इस इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में इतनी शक्ति है कि वो एक पूरे राष्ट्र को बांध कर रख सकता है। सामाजिक एकता, राष्ट्रीय एकता, ये सब संस्कृति, कला, परंपरा, मान्यता, जो वैल्यूज़ हैं वो इस पर निर्भर करता है। इसीलिए हम इसको भुला नहीं सकते। अतीत के आधार पर ही एक भविष्य, सुनहरा भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। तो हमें अपने पूर्वजों को नहीं भुलाना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज ही हमारे आधार रहे हैं। और यदि हमारे पूर्वज को भूल जाएंगे तो कह सकते हैं हमारे अस्तित्व, हमारी अस्मिता ही मिट सकती है। जी हाँ, अभी हमने शक्कर कोठियों की बात की, पोर्टलू में चल रहे वहाँ की राष्ट्रीय इमारतों, वहाँ के राष्ट्रीय धरोहर की बात की। तो ये सब एक लेगेसी हैं जो हमें अपने पूर्वजों से मिला है। और इस पर सिर्फ हम ही नहीं, सिर्फ ग्राउंड वर्क ही कार्य नहीं चल रहा, बल्कि यूनेस्को जैसे संगठन हैं जो इस पर कन्वेंशंस तैयार कर रहे हैं।
सबसे पुरानी कन्वेंशन तो है 1972। जिन तथ्यों की बात की नताशा ने, वो जो संरक्षण कार्य चलता है वो उस कन्वेंशन के तहत आता है। और जब हम स्मृतियों, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, संस्कृति, विचार, परंपराओं की बात करते हैं, तो उसके लिए एक अलग कन्वेंशन बना है, 2003 कन्वेंशन फॉर इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय एक संगठन है जो पूरी दुनिया में हेरिटेज, धरोहर को बचाने में, उसको सुरक्षित रखने में और लोगों को उसके प्रति जागरूक करने में पूरे रूप से लगा हुआ है। और इसका एक ही लक्ष्य है कि आप इंसान के मन में शांति कायम करें। और यूनेस्को का गठन उस समय हुआ जब पूरी दुनिया में 1945 के दौरान युद्ध चल रहा था। और फिर जब युद्ध समाप्त हुआ तो यूनेस्को को लगा कि आपको शांति काम करना है पूरी दुनिया में, और इसके लिए आपको संस्कृति को ही बचाना है। इसीलिए एजुकेशन के साथ साथ कल्चर को भी उन्होंने बढ़ावा दिया। और आज उनका मोटो है कि आपको इंसान के मन में शांति काम करना है। तो इसी दिशा में हम जैसे शोधकर्ता जो विरासत संस्थान से जुड़े हुए हैं, हम इसी दिशा में काम करते हैं, चाहे वो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हो या टेंजिबल हेरिटेज। तो नताशा, अक्सर हम मूर्त और अमूर्त यानी टैंजिबल और इनटैंजिबल हेरिटेज की बात करते हैं। किरण ने थोड़ा सा इंटैंजिबल पर बात की, आप हमें बताइए थोड़ा सा टैंजिबल हेरिटेज पर क्या है ये? जब हम मूर्त विरासत के बारे में बात करते हैं तो इसमें ऐतिहासिक इमारतों की संरक्षण की बात आ जाती है। जैसे कि पोर्ट्रिस में कई ऐतिहासिक इमारतें पाए जाते हैं अभी तक, जो ब्रिटिश काल में या फ्रेंच का पीरियड में बनाए गए थे। तो ये इन ऐतिहासिक इमारतों की संरक्षण करने के लिए हमें यूनेस्को की जो कुछ गाइडलाइंस है और इकोमोस की गाइडलाइंस को भी अपनाना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ हम ये आप्रवासी घाट पर निर्भर नहीं होता है कि क्यों हम इसका कंजर्वेशन क्यों करना चाहते हैं, क्यों हो रहा है ये सब। ये क्योंकि यूनेस्को और इकोमोस ये दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो रेगुलेशंस पारित करते हैं कि जिन देशों में ऐतिहासिक इमारतें पाए जाते हैं या विश्व विरासत स्थल पाए जाते हैं, उनकी संरक्षण कैसे करनी चाहिए। और मॉरिशस में तो नेशनल हेरिटेज फंड इन ऐतिहासिक स्थलों की रक्षा करते हैं। और यूनेस्को हर एक स्टेट पार्टी से अपेक्षा करते हैं कि वे अपने विश्व विरासत स्थल या उसके आसपास जितने भी ऐतिहासिक स्थलें हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनको कंसर्व करना। कल्चरल साइट्स हैं, ये एक कल्चरल टूरिज्म का एक जरिया भी हो सकता है, इसी से इनकम भी हो सकता है। और बहुत से देश में देखते हैं जो सैलानी लोग हैं, पर्यटक लोग हैं, इन जगहों पर जाते हैं, विजिट करते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स निर्धारित किए हैं जो साल 2030 तक चलेगा। और उनमें एक लक्ष्य ये भी है कि आपको संस्कृति के ज़रिए, कला और संस्कृति धरोहर के ज़रिए आपको इकोनॉमी को आगे ले जाना है। तो इस गोल को हासिल करने के लिए एक तो है कल्चरल टूरिज़्म, सबसे बड़ा गोल है। और मॉरिशस एक मिसाल है जहाँ पर हमारी इकोनॉमी का एक वो स्तंभ है, पहले स्तंभों में गिना जाता है। इन जगहों की सुरक्षा करना सिर्फ मॉरिशस में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ज़रूरी हो गया है, क्योंकि पर्यटक अब नयापन नहीं चाहते हैं। वो टेक्नोलॉजी से सभी वाकिफ़ हैं, वो अपनी जड़ों तक पहुंचना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि हर एक देश की संस्कृति कैसी थी, उनका इतिहास कैसा था, जो सिविलाइजेशन था, जो सभ्यताएं थी पुरानी, वो कैसी थी। और हर एक देश की जो एक स्पेसिफिसिटी होती है, आप अपने समय, काल और वातावरण के अनुसार अपना आशियाँ बनाते हैं, अपने मकान बनाते हैं। आखिर में नताशा, आप क्या कहेंगे हमारे पूर्वजों की विरासत को लेकर? हमारे पूर्वजों की विरासत को सुरक्षित करना, उसको आगे नई पीढ़ी के लिए संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर हम इसे खो देते हैं तो बाद में उसको फिर से वापस लाना मुश्किल हो जाएगा। किरण, आपको लगता है कि हमारी जो नई पीढ़ी है, पूर्वजों की जो विरासत है उन तक पहुंच रही है? रिसर्चर्स के हैसियत से हम इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म्स प्रदान करें जहाँ पर
जो हमारे ट्रेडिशन बेयरर्स हैं वो अपने नई पीढ़ी वाले बच्चों के साथ आएँ और एक पूरा प्रदर्शनी करें। हर साल हम इस तरह से वार्षिक परंपरा उत्सव का आयोजन करते हैं और हम इस बात पर जोर देते हैं कि आपकी प्रदर्शनी में नौजवानों का होना ज़रूरी है। विरासत का मानदंड ही यही है कि आपको अपने हेरिटेज को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचानी है। तो इसके लिए मॉरिशस में तो एक कला और विरासत सांस्कृतिक विरासत मंत्रालय ही कायम है इस बात का ख्याल रखने के लिए, और हमें विश्वास है कि भविष्य काफ़ी उज्जवल है विरासत को लेकर। तो इस तरह आज की चर्चा में हमने बात की हमारे पूर्वजों की विरासत पर, और साथ में हमने ये भी देखा किस स्थिति में हमारे पूर्वज यहाँ आए थे, किस तरह से उन्होंने दुख सहा था, फिर भी जीवन में वे हमेशा आगे बढ़े। और हमारा देश जो बहुसांस्कृतिक देश है आज, जो कह सकते हैं शांति की एक घर है, ये हमारे पूर्वजों की बदौलत ही हैं। उन्होंने हमें शांति, एकता, भाईचारा और सहिष्णुता की सीख प्रदान की है। तो किरण चत्तूजान की और साथ में नताशा खेडू रामचरित्र, आप दोनों आप प्रवासी घाट ट्रस्ट फंड की तरफ से आ रहे शोधकर्ता हैं। आपके अमूल्य विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। तो इसी के साथ आज की चर्चा को हम विराम देते हैं। आपके ध्यान के लिए भी धन्यवाद। नमस्कार।